नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए का नाम आप बहुत सुनते हैं। यह कानून कहां से चलकर यहां तक पहुंचा है, हम अगले कुछ एपिसोड में इस पर बात करेंगे। ये पहला है प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। इन तीन शब्दों की बुनियाद पर खड़ी है मनी लॉन्ड्रिंग की अवधारणा। कैश को किसी तरह बैंकिंग सिस्टम में लाकर उसका स्वरूप बदल दिया जाता है। आपको याद होगा, नोटबंदी के समय आरोप लगा कई बड़े लोगों ने अपना काला धन जनधन खाते में जमा करवा दिया, फिर बैंक से निकाल भी लिया। इस तरह से वो पैसा सफेद हो गया। उस समय इतनी खबरें आने लगी कि वित्त मंत्रालय को बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा कि कुछ लोग अपने काले पैसे को दूसरों के बैंकों में जमा करा रहे हैं और इसके बदले में इनाम भी दे रहे हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि जांच होने पर अगर निकला कि किसी और का काला धन बैंक में जमा कराया गया है तो आयकर लगाने और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो अपने बैंक में पैसा रखने देगा उस पर भी कार्रवाई होगी। हाल ही में जस्टिस नागरत्ना ने कार्यक्रम में कहा कि नोटबंदी के बाद 98% पैसा सिस्टम में वापस आ ही गया, तो काले धन की रोकथाम कैसे हुई? 98% of the demonetized currency came back to the Reserve Bank. So where were we heading towards what is called the black money eradication? I thought it was a way of converting black money into white money by this demonetization, because firstly 86% of the currency was demonetized and 98% of that currency became white money. जनधन खाते के उदाहरण से आपको प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन का कुछ तो अंदाजा हो ही जाता है। प्लेसमेंट में काला धन बैंक में जमा किया जाता है ताकि काले धन को उसके उद्गम से, ओरिजिन से दूर किया जा सके। स्मगलिंग, रिश्वत, ड्रग्स के धंधे या फिर बिजनेस का ही पैसा क्यों ना हो, उसे किसी तरह बैंक में डाल दिया जाता है। इस चरण में अपराधी पर पकड़े जाने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। अलग अलग बैंकों में कई सारे छोटे छोटे बैंक खाते खोले जाते हैं, इसे स्मर्फिंग कहते हैं। इसके अलावा काले धन से ऋण चुकाया जाता है, महंगे निवेश किए जाते हैं, मनी ट्रांसफर और एक्सचेंज में पैसा घुमाया जाता है, विदेशी मुद्रा खरीदी जाती है या बढ़ा चढ़ाकर रसीदें दिखाई जाती हैं। कई तरह से प्लेसमेंट किया जाता है। इसके अलावा पेमेंट और घूसखोरी कैश में भी होती है। प्लेसमेंट के बाद नंबर आता है लेयरिंग का। इसके जरिए काले धन को असल मालिक से दूर करने का खेल शुरू होता है ताकि किसी को पता न चले कि काले धन का असली स्वामी कौन था। बार बार पैसे को अलग अलग बैंक या वित्तीय संस्थाओं में घुमाया जाता है। जैसे ही पैसे को उसके उद्गम से, ओरिजिन से दूर कर दिया जाता है, यानी अब पता न चले कि आया था कहां से और किसका था, फिर खेल शुरू होता है इंटीग्रेशन का। अब इस पैसे को वापस अर्थव्यवस्था में लाया जाता है। कई तरह के खातों से होते हुए यह पैसा व्हाइट लगने लग जाता है। तरह तरह के बिजनेस दिखाए जाते हैं कि उससे आ रहा है। नकली कंपनियां बन जाती हैं, नकली रसीदें बनाई जाती हैं, संपत्तियां खरीदी जाती हैं, निवेश होता है और एक दिन उस पैसे के दम पर कोई नया कारोबार खड़ा कर दिया जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने जो बिजनेस दिख रहा है उसमें लगा पैसा कहां से चलकर आया, कितने तरह के खातों और कंपनियों के नाम और धंधे से गुजरता हुआ सामने के बिजनेस में लगा है। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन को समझने के लिए यहाँ एक और उदाहरण देना जरूरी है। यह केस इंग्लैंड का है, साल है 2017। $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पकड़ा जाता है। जांच हुई तो पता चला इंग्लैंड में ड्रग्स बेचा गया है। उसका पैसा कैश में एक एम्बुलेंस में भरकर पेरिस भेजा गया। वहां इसे गिना गया और बूढ़ी औरतें लेकर जाती हैं एंटवर्प। एंटवर्प के ब्लैक मार्केट में इससे सोना खरीदा जाता है। नकली रसीद लेकर कुछ लोग दुबई जाते हैं और सोना बेच देते हैं। सोना बेचकर पैसा फिर से उनके हाथ में आ जाता है और काला धन सफेद होकर दुनिया भर के अलग अलग बैंकों में पहुंच जाता है। ड्रग्स का पैसा किसका था पता करना अब असंभव होने लगता है, लेकिन जिस ड्रग्स से लोगों को तबाह किया गया उसके पैसे से एक दिन एक नया धंधा खड़ा हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को समझना आसान नहीं और ना ही पकड़ना। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द आया कहां से?
आपने बूटलेगिंग या बूटलेगर तो सुना ही होगा। अमेरिका में जब शराबबंदी हुई तो इसकी स्मगलिंग शुरू हो गई। स्मगलर अपने लंबे लंबे बूट में शराब की बोतलें छुपा लेते थे, इसलिए बूटलेगिंग एक क्रिया बन गई और इसका शब्द दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। उसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग का भी अपना एक इतिहास है। 1920 का दशक था, अमेरिका में शराबबंदी लागू की गई। समाज को शराब की लत से बचाना था, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका में माफिया का एक नया नेटवर्क खड़ा हो जाता है। अमेरिका में एक नया माफिया आता है, अल कपोन। माफिया के इतिहास का सबसे कुख्यात और खतरनाक सरगना। शराबबंदी के दशकों में अल कपोन का तस्करी का साम्राज्य बड़ा होता चला जाता है। इसके गैंग का नाम था शिकागो आउटफिट। शिकागो में शराब की तस्करी इसी के इशारे पर होती रही। अल कपोन का गैंग चोरी डकैती, वसूली और हत्या से लेकर जुआ घर और वेश्यावृत्ति के अड्डे चलाने लगा। यहाँ से निकला पैसा ड्रग्स की तस्करी में लगता है, उसके पास काला धन का भंडार जमा हो जाता है। अब बारी थी कि इस काले धन को कहाँ छुपाया जाए, किस तरह से लगाया जाए ताकि पैसा सफेद हो जाए। अल कपोन अब कसिनो खोलने लगा, लेकिन अब उसने एक नया धंधा पकड़ा, लॉन्ड्रोमैट। ऐसी दुकान जहां आप कैश देकर अपने कपड़े धुलवा सकते थे। आपका कपड़ा भी धुला और उसका पैसा सफेद हो गया। उस पैसे में अपना पैसा मिलाकर वो बैंक में जमा करने लगा और इसी तरह से एक शब्द का जन्म होता है, मनी लॉन्ड्रिंग। अल कपोन इस शब्द के इतिहास से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। माफिया अल कपोन ने कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला। अपने पूरे जीवन में उसने सिर्फ एक बार चेक का इस्तेमाल किया। सारा कारोबार कैश में हुआ करता था। अल कपोन के ठिकानों पर खूब छापे पड़ते थे, मगर किसी भी लेन देन में उसका हाथ नहीं पकड़ा जाता। कपोन ने कुछ खरीदा हो, कुछ बेचा हो, इसका रिकॉर्ड मिलना मुश्किल हो जाता था। किसी तरह फोन टैपिंग और गवाहों की मदद से अमेरिकी जांच एजेंसियां उस तक पहुंच पाती हैं और 1932 में अल कपोन गिरफ्तार होता है। टैक्स चोरी के आरोप लगते हैं। उसके बाद अमेरिका और कनाडा के टैक्स चोरी के कानूनों में बदलाव आने लगता है। एक सिस्टम बनता है वॉलेंट्री डिस्क्लोजर का। आजकल कम सुनाई देता है, मगर 2016 में मोदी सरकार ने भी वॉलेंट्री डिस्क्लोजर की योजना लाई थी। आप काला धन बताकर उस पर टैक्स देकर उसे सफेद कर सकते थे और कानून के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजादी की गारंटी ले सकते थे। इस एपिसोड में आप इतिहास और वर्तमान की साथ साथ यात्रा करने लगेंगे, क्योंकि जो होता था आज भी हो रहा है। बस जिसे पकड़ा जाना चाहिए वो नहीं पकड़ा जाता है। हम मनी लॉन्ड्रिंग शब्द के पैदा होने की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे इस कानून के जरिए भारत के लोकतंत्र से विपक्ष का सफाया किया जाने लगता है। एक खास तरह के आर्थिक अपराध को रोकने के लिए लाया गया मनी लॉन्ड्रिंग कानून, इसके इस्तेमाल से एक नए तरह का राजनीतिक अपराध किया जाने लगता है। शराबबंदी पर थोड़ी बात और कर लेते हैं। बिहार और गुजरात के अखबार उठाकर देख लीजिए। शराबबंदी के कारण शराब की तस्करी से जुड़ी अनेक खबरें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। शराबबंदी के बाद शराब की तस्करी बढ़ जाती है। इसकी चपेट में गरीब लोग भी आते हैं और जेलें भरने लग जाती हैं। लोग नकली शराब से मरते रहे, मगर तस्करी बंद हो गई, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। अप्रैल 2023 की इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, शराबबंदी के 7 वर्षों में बिहार में 199 लोगों की मौत नकली शराब पीने से हुई। कुछ मामलों की संदिग्ध मौतों को जोड़ दीजिए तो करीब 270 लोगों की मौत हुई, मगर इन 7 वर्षों में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। मार्च 2023 में गुजरात सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य में 2 साल में 6,413 करोड़ के नशीले पदार्थ और शराब पकड़ी गई। इसमें 212 करोड़ की अवैध शराब और 6,201 करोड़ के नशीले पदार्थ शामिल हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था अमेरिका में। 1919 में अमेरिकी संसद ने देश भर में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके पीछे प्रोटेस्टेंट ईसाई संगठनों और कई दशकों का धार्मिक सुधार आंदोलनों का भी दबाव रहा था। 19वीं सदी यानी 1820-30 के समय में धार्मिक सुधार जोर पकड़ने लगा। अमेरिका में धार्मिक रूप से समाज का शुद्धिकरण होने लगा और शराब पीने को लेकर तरह तरह की नैतिकताएं गढ़ी जाने लगी। 1800 के आसपास से अमेरिका के गिरजाघरों में
शराब ना पीने की प्रतिज्ञा ली जाने लगती है। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध से पहले कई राज्यों ने कानूनी रूप से शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिए, फिर भी शराब बिकती ही रही। 1880 के दशक में अवैध शराब की बोतलों का लंबे लंबे बूट में छिपाकर बेचा जाने लगा। यहीं से बूटलेगिंग शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। यह शब्द मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे से भी जुड़ा है। बस इसके बाद से कनाडा, मैक्सिको, बहामास, क्यूबा से शराब अमेरिका में लाकर बेची जाने लगी। दवा की दुकानों पर चोरी छुपे विस्की भी बिकने लगी। शराब कम हुआ तो दूसरे तरीके का नशा बढ़ा। नकली शराब बिकने लगती है और लोग पैसा बनाने लग जाते हैं। चूंकि ये रात भर में छिपाकर बनाई जाती थी तो इसे मूनशाइन कहा जाने लगता है। शराब और नशे की लत के साथ हफ्ता वसूली, घूसखोरी बढ़ जाती है। जुआ, ड्रग्स का व्यापार, मानव तस्करी की चेन भी पनपने लग जाती है। अलग अलग गैंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, अपराध बढ़ने लगा, गैंग कई शहरों में विस्तार करने लगे। जाहिर है इन सब में सरकार की नजर से छिपकर पैसा भी घूमने लगा। गैंग वॉर शुरू हो जाता है। 1933 में अमेरिकी सरकार को होश आता है और शराबबंदी हटा ली जाती है, लेकिन तब तक बूटलेगिंग और संगठित अपराधों का साम्राज्य अमेरिका में फैल चुका होता है। इन वर्षों में माफिया अपना पैर जमा लेता है। इस दौर में गैंग माफिया के उदय पर कई फिल्में बनी। हमने सभी फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन सर्च रिजल्ट से आपको कुछ नाम बता रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका, द अनटचेबल्स, मिलर्स क्रॉसिंग, द मूनशाइन वॉर आप देख सकते हैं। अब इस जूते को भी देख लीजिए, सोल के नीचे एक और सोल, ताकि जूतों के निशान की जगह गाय के पांव के निशान बन जाएं। इन्हें हाइफर हिल्स कहा जाता था। यह इसलिए किया गया क्योंकि शराबबंदी से बचने के लिए तस्कर चांदनी रात में खेतों में छिपकर नकली शराब बनाने लगे। तस्करों को मूनशाइनर्स कहा जाता था। ये पुलिस से छिपने के लिए ऐसा करते थे ताकि पांव के निशानों के पीछे चलते चलते पुलिस इन तक ना आ जाए। तो जिस कानून को सिस्टम को साफ करने के लिए लाया गया था, वही कानून अमेरिका में एक भयानक गैंग वर्ल्ड की स्थापना कर देता है। पैसे का हेरफेर और इसे सरकार की नजर से छिपाने का तंत्र अब व्यवस्थित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ सफेद हो गया है, यह सबसे बड़ा झूठ है। ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट के जमाने में भी काला धन उसी अनुपात में पैदा हो रहा है, बस इसके तरीके बदल गए हैं। आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के फ्रॉड में क्या क्या निकला। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैसे पर पर्दा डालने के लिए उसी वक्त कानून बना दिया गया जब मोदी सरकार आप आम जनता को समझा रही थी कि डिजिटल पेमेंट कीजिए, हर लेन देन का निशान होना चाहिए ताकि गलत पैसा खत्म हो, काला धन खत्म हो। लेकिन आपको धर्म का डोज देकर सुला दिया गया और कंपनियों से पैसा लेने के लिए सबसे बड़ा पर्दा कानून बना दिया गया, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। असंवैधानिक और अवैध कहे जाने से पहले इस कानून की आड़ में 20,000 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों के खाते में पहुंचा दिए गए। इसका बड़ा हिस्सा करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा बीजेपी के खाते में गया। असली मनी लॉन्ड्रिंग चंदे के धंधे के रूप में हो रही है। किसी कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आता है? वो पैसा किसी और का था या उस कंपनी का ही? आखिर कोई कंपनी 400 करोड़ का चंदा क्यों देगी? कैसे दे सकती है? मुनाफा 12 लाख का और चंदा 100 करोड़। ऐसा बिजनेस कौन करता है? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में किसी का तो दिमाग चल रहा होगा और सोच रहा होगा कि कोई भी कंपनी बीजेपी को 200 करोड़ 300 करोड़ का चंदा क्यों देगी? तब चंदा और क्यों देगी जब आईटी से लेकर ईडी रेड डालेगी? इतनी सी बात अगर लोगों को समझ ना आए तो इसी को कहते हैं राम नाम सत्य हो जाना। हम मनी लॉन्ड्रिंग के इतिहास पर बात करते करते इलेक्टोरल बॉन्ड की बात इसलिए करने लगे क्योंकि जैसा इतिहास है वैसा ही वर्तमान है। फर्क यह है कि तब कानून से बचने के लिए माफिया पैदा हुआ, अब अलग अलग देशों में माफिया ही कानून बना रहे हैं। अभी तक आपने यही जाना कि 1932 में माफिया अल कपोन गिरफ्तार होता है, 1933 में शराबबंदी वापस ली जाती है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं निक्सन के समय में और फिर 1980 के दशक में। हमने आपको बताया कि शराबबंदी के वापस होने तक माफिया और काले धन का नेटवर्क अमेरिका में मजबूत हो गया था। टैक्स चोरी रुक नहीं रही थी। 1969 में राष्ट्रपति निक्सन कहते हैं कि अमेरिका में युवकों में ड्रग्स का प्रकोप
फैल रहा है, यह राष्ट्रीय चिंता का मामला बन गया है। निक्सन ने संसद में बयान दिया कि नाबालिगों में ड्रग्स से जुड़ी गिरफ्तारियां और सड़कों पर अपराध दोनों में 7 वर्षों के दौरान काफी बढ़ोतरी हुई है। 2 साल बाद निक्सन वॉर ऑन ड्रग्स घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि नशा समाज का दुश्मन नंबर 1 है। 1973 में निक्सन ने ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA का गठन किया। उस समय का अमेरिका अवैध रूप से बेचे जा रहे ड्रग्स की चपेट में आ गया। ड्रग्स के धंधे से जुड़े गैंग अब कार्टेल कहलाने लगे। उनके पास इतना पैसा आ गया कि टापू का टापू खरीदने लगे। कई देश के अपराधी इसमें जुड़ गए। कोलंबिया का मीडियन कार्टेल, इसे रोकने के लिए अमेरिका और कोलंबियाई सरकार हाथ मिलाती है, लेकिन ड्रग्स अब पनामा के रास्ते आने लगता है। दिसंबर 1989 में अमेरिका पनामा पर आक्रमण करता है और वहां के लीडर जनरल मैनुअल नोरिएगा समर्पण कर देते हैं। ड्रग्स की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अमेरिका की सरकार इन्हें 40 साल की सजा सुनाती है, मगर इसके बाद के सालों में मेक्सिको और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ने लगता है, जिस कारण ड्रग्स को पकड़ना और मुश्किल होने लगता है। इस कारण दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ जाता है। आपने फिल्मों से लेकर तमाम तरह की डॉक्यूमेंट्री में पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा। नेटफ्लिक्स पर एक शो भी है नार्कोस। जैसे फ्यूडल लॉर्ड होता है, अब ड्रग्स लॉर्ड कहलाने लग जाता है। एस्कोबार लोकल लेवल पर लोगों के विकास पर पैसे लगाता है, लोगों को पैसा भी देता है और कोलंबिया की संसद का चुनाव तक जीत जाता है, लेकिन उस इलाके में अपराध कम नहीं होता। 1 साल बाद कानून मंत्री उसे संसद से निकलवा देते हैं। एस्कोबार को इतिहास के सबसे अमीर अपराधियों में गिना जाता है, तो पैसे की लॉन्ड्रिंग यहां भी जारी रहती है। 1989 में एस्कोबार फोर्ब्स की सूची में दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बताया जाता है। आज आप जिस ईडी का नाम सुनते हैं, उसकी जैसी संस्थाओं के शुरुआती कार्यों में से यही था, ड्रग्स के धंधे से आने वाला पैसा और उससे होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखना। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले समझना होगा कि कैसे शराब से लेकर ड्रग्स का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद होता है। केवल बड़े अपराध ही नहीं, छोटे छोटे अपराधों में भी पैसे को सफेद करने का यह चलन बढ़ जाता है। यह और बात है कि अमेरिका में ड्रग्स के शोरूम अब खुल गए हैं। कई राज्यों में कानूनी रूप से भी सीमित मात्रा में ड्रग्स मिलने लगा है। इस शोरूम को देखकर आप आईफोन के शोरूम की कल्पना कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में ड्रग्स के सेल को लीगल करने की बहस जारी है। यह शोरूम बताता है कि ड्रग्स के कारोबार को कानून से कंट्रोल करने का सारा प्रयास फेल हो चुका है, लिहाजा इसे लीगल ही किया जा रहा है। याद रखिए, भारत में यह अवैध है और सेवन करते हुए पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे। यह शोरूम केवल वीडियो में देखने के लिए है। इस तरह का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। अपने जीवन में ड्रग्स से दूर रहें। 80 के दशक का अमेरिका ड्रग्स के कार्टेल को काबू करने के लिए परेशान हो गया। इतना आसान न तब था ना आज है। 1981 में अमेरिका और कोलंबिया के बीच अपराधियों की अदला बदली की संधि होती है। इस संधि के बाद ड्रग्स के कुछ तस्करों को अमेरिका भेजा जाता है, लेकिन हिम्मत रखिए, ड्रग्स कार्टेल कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी देते हैं। कोलंबिया अमेरिका के साथ की गई संधि रद्द कर देता है। ड्रग्स के पैसे से सरकार बनने लगी और गिराई जाने लगती है। भारत में ऐसा होता है या नहीं, आप इस निष्कर्ष पर इतनी जल्दी ना पहुंचें। धड़ाधड़ इन खबरों को देखते जाइए। दिसंबर 2022 की बात है। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि सरकार ने देश भर में 472 जिलों में नशीले पदार्थों की तस्करी के रूट ट्रैक कर लिए हैं। कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगले 2 सालों में जेल के भीतर होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 2014 से 22 के बीच 97,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। यह खबर इसी 28 फरवरी 2024 की है। गुजरात में 3300 किलो ड्रग्स एक जहाज से पकड़ा गया और इसकी कीमत का अनुमान 2000 करोड़ बताया गया। 2021 में 21,000 करोड़ का ड्रग्स मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ा गया था। इंडियन एक्सप्रेस में नवीद इकबाल ने अगस्त 2023 की अपनी खोजी रिपोर्ट में बताया कि कश्मीर घाटी में नशे की लत तेजी से बढ़ती जा रही है। श्रीनगर के सबसे बड़े नशा मुक्ति केंद्र पर हर 12 मिनट पर एक मरीज आता है। इनमें अधिकतर लोगों को हेरोइन का नशा है और 2019 के मुकाबले 2022 में हेरोइन की जब्ती दुगनी हो चुकी है। 2019 के मुकाबले 60% अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने उस समय एक्सप्रेस को बयान दिया था कि यह कश्मीर में मिलिटेंसी के दौर से भी ज्यादा बुरा समय है। मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। ईडी जांच कर रही है। अंतिम रूप से क्या हुआ कि आप तक जानकारी पहुंची, लेकिन आप मस्त रहिए। धर्म के नाम पर जब राख बचेगी तब उसे अपने बदन पर लपेट लीजिएगा। ईडी को बताना चाहिए कि 10 साल में ड्रग्स से जुड़े मामलों में उसने कितनों को सजा दिलाई, या फिर ड्रग्स का केस छोड़कर ईडी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने में लगा दी गई। ड्रग्स की रोकथाम के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो भी काम करता है। 4 मार्च 2024 को अमित शाह कहते हैं, मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में 30 गुना ज्यादा ड्रग्स पकड़ा है। इसमें भी तारीफ कर ले गए, मगर कोई पूछना भूल गया कि 30 गुना ड्रग्स का कारोबार मोदी के राज में भारत में कैसे फैल गया। यह आंकड़ा सरकारी है। 3 मार्च 2024 का गृह मंत्रालय ने जारी किया है कि 2006 से 13 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या 1257 थी, जो 2014 से 23 के दौरान 3 गुना बढ़कर 3,755 हो गई। 2006 से 13 में 1363 गिरफ्तारियां होती हैं और 2014 से 23 की अवधि में इनकी संख्या 4 गुना बढ़कर 5,745 हो जाती है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जब्त की गई ड्रग्स की मात्रा 2 गुना होकर 3.95 लाख किलोग्राम हो गई। 2006 से 13 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम थी। जब्त ड्रग्स की कीमत मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए की हो गई। यह 2006-13 की अवधि में 768 करोड़ रुपए थी। तो अमेरिका का इतिहास और वर्तमान, भारत का वर्तमान कैसे एक दूसरे से टकरा रहा है। मोदी सरकार के दौर में अगर ड्रग्स की जब्ती 30 गुना बढ़ी है तो इसकी खपत भारत में कितनी बढ़ गई होगी। आप गूगल सर्च कीजिए, दिल्ली से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। ऐसी खबरों को लेकर फिर आपको आज के भारत की सच्चाई का पता चल जाएगा। आपके युवाओं को धर्म का नशा फ्री में और घर बेचकर ड्रग्स का नशा करने की आदत डाल दी गई है। हमने शराबबंदी और ड्रग्स के कारोबार का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इसी के धंधे में मनी लॉन्ड्रिंग ढंग से की जाती है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा भी है और समाज को भी। 1988 नवंबर में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में ड्रग्स का भूत दस्तक देता है। उससे पहले के दशकों में अमेरिका में कई तरह के सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, जिनमें व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक बंधनों को तोड़ने पर जोर दिया जा रहा था। मगर इसी समय में अमेरिका में नशीली पदार्थों की तस्करी बढ़ने लगी और बड़ी संख्या में युवकों में कई तरह के नशे फैल गए। अमेरिका में अब यह चिंता का विषय बन जाता है। वियना में 1988 में एक कन्वेंशन पर कुछ देश दस्तखत करते हैं। इस प्रस्ताव में नशीले पदार्थों की तस्करी से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, ताकि अलग अलग देश आपस में मिलकर इसकी रोकथाम के लिए काम कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार यहीं से व्यवस्थित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की बात उठनी शुरू होती है। इसी सम्मेलन से निकलता है मनी लॉन्ड्रिंग का भयावह कानून। ड्रग्स का कारोबार तो नहीं रुका, लेकिन इस कानून के इस्तेमाल से भारत में विपक्ष को निपटाने का अचूक हथियार मिल गया। 6 महीने बीत गए। अब आता हूं जुलाई 1989 पर। G7 देश मिलकर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन करते हैं। इसके साथ यूरोपीय कमीशन और 8 अन्य देश भी जुड़ जाते हैं। शुरुआत में इस संस्था का काम मनी लॉन्ड्रिंग की तकनीकों और इसके ट्रेंड को समझना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा करना और मनी लॉन्ड्रिंग का सामना कैसे करना है इसके लिए रणनीतियां बनाना। गठन के अगले साल FATF 40 सुझावों की एक सूची बनाता है। इस सूची में धीरे धीरे और भी सुझाव जोड़े जाते हैं। इसकी वेबसाइट पर आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। 2001 में FATF के मैंडेट में आतंकवादी फाइनेंसिंग को भी शामिल कर लिया जाता है। इसमें लिखा है कि FATF के सदस्य देशों में ऐसे नियम और कानूनी प्रावधान होने चाहिए जिससे संपत्ति की रिकवरी जल्दी हो जाए। जांच एजेंसियों के पास ऐसी ताकतें होनी चाहिए जिनसे वो किसी लेन देन को तुरंत रोक सकें, संपत्ति को जब्त कर लें, जांच संबंधी कार्रवाई शुरू कर सकें। संपत्ति जब्त करने वाली बात को याद रखिएगा। ईडी के अगले एपिसोड में इसका जिक्र मिलेगा। इसी FATF की दलील देकर हर देश में कहा गया, चूंकि FATF का सुझाव है इसलिए हमने ऐसा कानून बनाया है। अगर कानून नहीं होगा तो FATF ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फाइनेंसिंग के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।
एक तरफ कानून सख्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ कानून तोड़ने के रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। इन्हीं सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में ओपीएम की खेती को कम करने की घोषणा की ताकि आतंकवादियों के पैसे को सोर्स पर ही खत्म किया जा सके। लेकिन अमेरिकी दखल के बाद भी उत्पादन कम नहीं होता है। अगस्त 2021 में जब तालिबान को मान्यता मिली तब कई विश्लेषणों में यह बात सामने आई कि अमेरिका के अफगानिस्तान में करीब 2 दशक तक रहने के बावजूद ओपीएम की खेती में कमी नहीं आई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में नारकोटिक्स के कारोबार के खिलाफ सबसे अधिक पैसा लगाया, $9 अरब। लेकिन अमेरिका के आक्रमण के बाद अफगानिस्तान में पॉपी और ओपीएम की खेती रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। लेकिन हमने अफगानिस्तान और अमेरिका का उदाहरण क्यों दिया? एक झूठ रचा जाता है कि सद्दाम के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इराक को तबाह कर दिया जाता है। 2012 में FATF की सूची में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को शामिल किया जाता है। इसके 4 साल बाद 2016 में ब्रिटेन की चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट कहती है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात झूठी थी। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर उस समय जब थे रिपोर्ट खारिज कर देते हैं, लेकिन कहते हैं इराक युद्ध के लिए उन्हें गहरा अफसोस है। तो आपने देखा कि ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए कानून तो लाया गया, मगर इस कानून का इस्तेमाल भूत खड़ा करने में ज्यादा किया गया और भूत खड़ा करने के बाद एक देश को तबाह कर दिया गया। तो किसी देश में विपक्ष को खत्म करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कई बार लगता है कि लड़ाई ड्रग्स के कार्टेल के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्टेल है जो ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर पावर को कंट्रोल करना चाहता है। असली वारलॉर्ड और माफिया यही हैं जिसका चेहरा सामने होता है मगर हम देख नहीं पाते। आपने अभी तक क्या देखा? कैसे शराबबंदी होती है, तरह तरह का अपराध पनपता है, शराब से लेकर ड्रग्स की तस्करी ग्लोबल हो जाती है। इसके जरिए काला धन का अकूत भंडार पैदा होता है। उस पैसे को सफेद किए जाने के तरीके निकलते हैं बैंकिंग सिस्टम और नए बिजनेस में डालकर। ड्रग्स कार्टेल में किस किस का पैसा है और वियना कन्वेंशन में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाने की बात होती है। इतिहास और वर्तमान के उदाहरणों से आपने देखा कि ना तो ड्रग्स का कारोबार खत्म हुआ और ना शराब की तस्करी। कुछ अपराधी पकड़े गए तो क्या कानून ही ना बने जरूर, मगर चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज होती है। माफिया को पकड़ने के कानून को अगर लोकतंत्र का गला रेतने की आरी बना दें तो फिर आंखें खोलकर देखना चाहिए कि लकड़ी कट रही है या जनता की गर्दन। बहुत दिनों से आपने आरी नहीं देखी होगी, आंखें फाड़कर देख लीजिएगा और देख लीजिए अपने देश की हालत। अगले एपिसोड में हम भारत पर आएंगे, यहां कैसे आया मनी लॉन्ड्रिंग का कानून और इसके जरिए कैसे विपक्ष यानी जनता यानी विपक्ष को खत्म करने का हथियार बन जाता है। थोड़ा समय लगेगा, मगर उस एपिसोड का इंतजार कीजिए। जब भी आएगा दूसरा हिस्सा देखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।